Hello everyone, I am Deepak Kumar and this is the sixth lecture of network theory. In this lecture, we will discuss about discharging of RC circuit or we can also call source free response of RC circuit. So why we call source free? Because because when we discharge any capacitor through resistance, then there is no source, means there is no voltage source or current source. That's why we call source free. मतलब ये हुआ कि जब हम लोग ऐसे सर्किट में डील करते हैं, ऐसे सर्किट का रेस्पॉन्स देखते हैं जिसमें कोई भी वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? सोर्स फ्री सर्किट। ठीक है या और उस रेस्पॉन्स को क्या बोलेंगे? सोर्स फ्री रेस्पॉन्स। जैसे कि यहाँ पे मान लो कोई चार्ज कैपेसिटर है, उसको एक रेसिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज किया जा रहा है, तो ये क्या है? सोर्स फ्री है, इसमें कोई सोर्स नहीं है, बट क्या है, यहाँ पे कैपेसिटर एक्टिव एलिमेंट की तरह वर्क कर रहा है और इसके कारण ये करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, फिर पढ़ते हैं कि चलो हम लोग क्या करते हैं, इसे पढ़ क्यों रहे हैं भैया। तो बात आती है कि मान लो अगर आपको एक कैपेसिटर है, आपने चार्ज कर लिया उसको, ठीक है, और चार्ज करने के बाद आपने मान लो आपके पास 100 वोल्ट का बैटरी था और उससे चार्ज कर लिया। ठीक है, चार्ज करने के बाद आप स्टेडी स्टेट तक देखो कि 100 वोल्ट तक चार्ज हो गया। लेकिन अगर आपको मान लो आपको चाहिए उस कैपेसिटर को 80 वोल्ट, तो क्या करोगे आप? आपको उसको डिस्चार्ज कराना पड़ेगा। तो आप एक रेजिस्टेंस लोगे, उसको कनेक्ट करोगे तो डिस्चार्ज होना शुरू होगा। लेकिन आप कितने समय तक रखोगे कि आपको उससे 80 वोल्ट तक मिल सके? मान लो ये कैपेसिटर है, पहले से था ये 100 वोल्ट का, और आपको चाहिए 80 वोल्ट, और आपको चाहिए कितना? 80 वोल्ट। तो आपको इसको डिस्चार्ज कराना होगा। अब डिस्चार्ज कराओगे तो कितने समय तक कराओगे? कितने समय तक कराओगे आप कि 80 वोल्ट मिले? मुझे आपको पता नहीं है, नहीं पता ना। या मान लो आपको चार्ज यहाँ पे है कुछ, चार्ज का वैल्यू है कुछ 500 माइक्रो कूलम, ठीक है, और आपको चाहिए 300 माइक्रो कूलम। तो क्या करोगे आप? फिर से इसको डिस्चार्ज कराओगे, लेकिन कितना कितना समय तक डिस्चार्ज कराओगे ये आपको पता नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आपको रिस्पॉन्स उसका पढ़ना पड़ेगा कि कितने रेजिस्टेंस का यूज करेंगे तो हमको कितना देर तक उसको डिस्चार्ज कराना पड़ेगा, ताकि हम उसको कम कम कर सके, जो भी चार्ज है या वोल्टेज है उसको कम करा सके। उस टाइप का एक क्वेश्चन से मान लो कि दिया हुआ है कि ये लो आपको दे दिया कि 10 माइक्रो फैराड का एक कैपेसिटर लो, ठीक है, उसको चार्ज किया हुआ है 100 वोल्ट तक। ठीक है, उसके बाद उस फिर से डिस्चार्ज किया जा रहा है एक रेजिस्टेंस के थ्रू जिसका वैल्यू है इतना। ठीक है, और कितने समय तक किया जा रहा है? 20 सेकेंड तक। तो बताना है कि जो फाइनल 20 सेकेंड के बाद वो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा या पोटेंशियल होगा वो कितना होगा। तो कैसे बताएंगे? सिमिलर केस है, इसके लिए भी हमको उसका रेस्पॉन्स देखना पड़ेगा कि वोल्टेज का वेरिएशन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इसको वोल्टेज का रेस्पॉन्स देखने के लिए या करंट का रेस्पॉन्स देखने के लिए या चार्ज का रेस्पॉन्स देखने के लिए हम लोग सर्किट देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। क्या आता है हम लोग देखेंगे। मान लो पहले से क्या हुआ, ये कैपेसिटर था उसको पहले से चार्ज कर दिया गया। ठीक है, चार्ज करने के बाद ये जब चार्ज कब हुआ? जब ये स्विच 1 पे था। अब क्या हुआ? स्विच 2 पे कर दिया गया। ठीक है, तो जो करंट होगा वो ऐसे फ्लो करेगा, क्योंकि ये चार्ज होगा प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज। लेकिन अब क्या होगा? इस प्लस चार्ज, ये करंट के कारण इधर प्लस चार्ज एक्यूमुलेट होने लगेगा और इधर माइनस चार्ज, दोनों कंपनसेट होने लगेगा। ठीक है, कंपनसेट होगा। जब करंट इधर से फ्लो होगा तो करंट के कारण चार्ज इधर एक्यूमुलेट होगा पॉजिटिव वाला, और इधर से चार्ज घटना शुरू होगा और इधर बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, तो अगर केवीएल लगाए इसमें तो क्या होगा? फिर से ये निगेटिव भी होगा और ये भी निगेटिव होगा। ठीक है, तो उसने भी लगाया माइनस ऑफ आर आई माइनस की ओपन सी इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ सोच रहे हो कि इसका भी माइनस क्यों लिया। देखो क्या हुआ, ये सिंपल रेजिस्टेंस था, जब 10 करंट फ्लो होगा तो क्या होगा? इसका पोलैरिटी चेंज हो जाएगा। अब ये करंट इधर फ्लो होगा तो इसके लिए ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो इसके लिए भी ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे मूव कर रहा है, इसलिए मैं इसको भी निगेटिव ले रहा हूँ और इसको भी निगेटिव ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने ये लिख लिया। अब आपको पता है कि
करंट जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम चार्ज होता है, डी अपॉन डी टी, सॉरी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। ओके, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। ठीक है, अब देखो मुझे क्या करना है, करंट का इक्वेशन लाना है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ एक बार। ठीक है, डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा, ये एज इट इज कांस्टेंट है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे एज इट इज, और क्या होगा डी आई अपॉन डी टी, वन अपॉन सी को कांस्टेंट है इसलिए बाहर रखा मैं इसको, माइनस के साथ में माइनस पहले से था तो, और फिर से क्यू का डिफरेंशिएशन हो गया डी क्यू अपॉन डी टी, और डी क्यू अपॉन डी टी को क्या लिख सकते हैं आई, सो आई लिख दिया, और आर को मैं क्या किया इधर भेज दिया। ठीक है, आर को इधर भेज दिया क्योंकि वन अपॉन सी इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन आर वाला जो नेगेटिव आया इधर इसका लिए ये नेगेटिव है। ठीक है, अब देखो अब इसको क्या करना है हमको, बस इंटीग्रेट ही तो करना है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, dt को इधर भेज रहा हूँ और i को इधर भेज दिया, ये dt इधर आ गया यहाँ और i इधर आ गया। ठीक है, अब देखो अब इसको क्या करना है हमको, इंटीग्रेट करना है, लो इंटीग्रेट कर दिया इसको, इंटीग्रेट करने से क्या होगा, ये हो जाएगा ln i, वन अपन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ln x होता है, सिमिलरली di अपन i का इंटीग्रेशन ln i होगा, और ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन सिर्फ t हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा t, और मैंने एक कांस्टेंट क्योंकि इंडिफिनिट इक्वेशन है तो इसलिए मैंने इसमें कांस्टेंट ऐड कर दिया ln c। अब क्या होगा, ln c को मैं इधर भेज देता हूँ तो क्या आएगा ln i माइनस ln c इक्वल टू ये वाला चीज यहाँ पे होगा, तो इधर क्या आ जाएगा ln i अपॉन c। ठीक है, और इधर वाला चीज ये तो एज इट इज रहेगा, सिमिलरली वो चीज मैं लिखा हूँ यहाँ पे ln i अपॉन c, और ये वाला चीज यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ln हटेगा तो क्या जाएगा, ये वाला चीज जो वन अपॉन आर सी इंटू टी है वो क्या चला जाएगा e टू द पावर में, तो e टू द पावर में चला गया, अब ये c क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे आ गया, तो ये हमारा करंट का इक्वेशन आ गया। ठीक है, लेकिन करंट का इक्वेशन कंप्लीट नहीं है क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट c है जिसका वैल्यू हमको नहीं पता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको पता करने के लिए, इसको पता करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि कितना वैल्यू था t इक्वल टू 0 पे करंट का, हम लोग इनिशियल टाइम का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं इसमें, तो मान लो t इक्वल टू 0 पे करंट का वैल्यू कितना है v अपॉन आर, vc अपॉन आर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कैसे लिखा हुआ है चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर t इक्वल टू 0 है तब ये t इक्वल टू 0 पे ये स्विच को पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे शिफ्ट किया गया है, लेकिन t इक्वल टू 0 से पहले थोड़ा सा क्या था, ये वाला चार्ज इसमें हो रहा था, ये सोर्स वोल्टेज जो है ये v इसको ये कैपेसिटर को चार्ज कर रहा था, और एक स्टेडी स्टेट आने के बाद क्या हुआ होगा, ये करंट का वैल्यू 0 हो गया होगा, जैसे कि पिछले लेक्चर में बताया था एट स्टेडी स्टेट क्या हो रहा था, vc इक्वल टू v हो जा रहा था, करंट का वैल्यू 0 हो रहा था। ठीक है, तो vc इक्वल टू v था और करंट का वैल्यू 0 था। ठीक है, और जब t इक्वल टू 0 प्लस हुआ होगा, ठीक है, तब क्या हुआ होगा, जस्ट जैसे ही t इक्वल ये 1 से 2 पे आया होगा तो करंट का वैल्यू क्या हो रहा होगा, करंट का वैल्यू होगा v अपॉन जो vc था यहाँ पे vc अपॉन r, या ऐसे बोल सकते हैं हम लोग v अपॉन r, vc तो v था, ये t इक्वल टू t लेस देन 0 पे था थोड़ा सा, ये t ग्रेटर देन 0 पे है तो t ग्रेटर, या ऐसे बोलो कि t 0 प्लस पे है, मतलब 0 से थोड़ा सा बाद में, मतलब क्या ये जो स्विच है उसको 1 से 2 पे शिफ्ट करने के बाद का है, और ये जो है 1 से 2 पे शिफ्ट करने से पहले का है। ठीक है, तो 1 से 2 पे शिफ्ट करने के पहले हमको तो ये आया कि BC V के इक्वल होगा, और 1 से 2 पे शिफ्ट करने के बाद क्या आया कि I जो होगा हमारा वो होगा V इक्वल टू V अपॉन I इक्वल टू होगा V अपॉन R। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन मैं डालता हूँ यहाँ पे,
हमारा इनिशियल कंडीशन क्या था, t इक्वल टू 0 प्लस पे i जो था v अपन r, ठीक है। मैं रखता हूँ t इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू i जो होगा v अपन r, तो यहाँ से c का वैल्यू आ गया मेरा v अपन r, ठीक है। अब i क्या होगा, i का इक्वेशन मैंने c का वैल्यू यहाँ पे रख देना है यहाँ पे, तो i इक्वल क्या i आ गया मेरा v अपन r e टू पावर माइनस ऑफ t अपन आर सी, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन आ गया करंट का। तो मतलब डिस्चार्जिंग के केस में करंट कैसे वेरी कर रहा है उस सर्किट में, ये तो मुझे पता चल गया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन को कहीं भी आरसी को हम लोग टाउ भी लिखते हैं, जहाँ पे टाउ क्या होता है, टाइम कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये टाउ को हम लोग आरसी को इक्वल होता है, ये कैपेसिटर आरसी के लिए अलग टाइम कांस्टेंट होता है और आरएल के लिए अलग टाइम कांस्टेंट होता है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आरसी है तो आरसी के लिए ये टाइम कांस्टेंट क्या है, आर इंटू सी, ठीक है। लेकिन आरएल के लिए अलग है, एल अपॉन आर होता है, ठीक है। फिर अगर हमको मान लो चार्ज देखना है कि यह कैपेसिटर है, कैपेसिटर पे कितना चार्ज प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अगर मैंने ये बताऊं कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा होगा, ये फ्लो ऑफ चार्ज है, फ्लो हो गया होगा, चार्ज कितना फ्लो हो गया, मान लो पहले से चार्ज था, पहले से क्यू नॉट चार्ज था, ठीक है। ये क्यू नॉट का वैल्यू क्या था, क्यू नॉट क्या होगा, क्यू नॉट जो होगा सी इंटू वी, पहले से वी पे चार्ज, ये वोल्टेज कितना था वी इसका, और कैपेसिटेंस सी है, तो क्यू क्या होगा सी इंटू वी, ये पहले से चार्ज था, कितना चार्ज पहले से था, ठीक है। और मान लेता हूँ यहाँ पे क्यू चार्ज मूव कर गया, क्यू डैश चार्ज, ठीक है। तो क्यू डैश क्या होगा, क्यू डैश मेरा क्या होगा, मूव कर गया, कितना मूव किया होगा, जितना करंट पास कर रहा होगा उतना ही तो मूव किया होगा, क्योंकि जो करंट ही होता है जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है, तो कितना फ्लो हो गया वो मैं देखता हूँ कि क्यू नॉट क्या, क्यू डैश क्या होगा, 0 टू टी आई डी टी, इंटीग्रेट कर दूं मैं उसको, कितना टाइम तक, अगर जितना भी टाइम तक फ्लो हुआ होगा करंट, हमको चार्ज कितना इस वाले कैपेसिटर से मूव किया या फ्लो हो गया मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है मुझे, आई का वैल्यू डाल दिया, तो इंटीग्रेशन ई टू द पावर जो भी है कांस्टेंट, उसका इंटीग्रेशन तो वही होता है, बट ये टी है, टी के कांस्टेंट में जो भी मल्टीप्लाई है वो क्या होगा, डिवीजन में आएगा, ठीक है। आगे करते हैं हम इसका, तो आगे करने से पहले मैं डायरेक्ट देख ही लेता हूँ कि अगर ये मान लो इतना चार्ज प्रेजेंट होगा आपको कैपेसिटर के अक्रॉस, तो टोटल चार्ज किसी टाइम टी पे बचा हुआ होगा कितना, चार्ज जो बचा होगा वो कितना होगा, क्यू नॉट माइनस क्यू, ठीक है। इतना चार्ज किसी टी टाइम पे एट टाइम टी टाइम पे इतना चार्ज बचा हुआ होगा, तो हम लोग निकाल लेते हैं उतना टाइम पे क्या बचा होगा, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट माइनस क्यू डैश कर लिया। अब क्यू नॉट का वैल्यू क्या था सी बी, एंड क्यू डैश जो ऊपर लिखा हुआ है ये वाला, वो मैं इसको रख रहा हूँ, ठीक है। v अपॉन आर इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस ऑफ टी अपॉन आर सी डी टी, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, t इक्वल टू 0 से t तक, ठीक है। अब देखते हैं कि वैल्यू क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये इंटीग्रेट कर रहा हूँ, टी टू पावर जो भी है माइनस टी अपॉन आर सी, तो टी तो वेरिएबल है लेकिन उसके साथ जो भी कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई में डिवीजन में आ जाएगा, वो मैं लिख दिया डिवीजन में, ठीक है। अब देखते हैं आगे, अब ये क्या होगा, ये जो डिनोमिनेटर में डिवीजन में है तो क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, माइनस है तो माइनस लिख लिया। अब ये इंटीग्रेशन का लिमिट पुट करते हैं, जहाँ पे टी डालेंगे तो वो तो टी ही रहेगा, और जब जीरो डालेंगे तो क्या होगा, e टू द पावर जीरो क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है।
आगे करते हैं सीबी, तो सीबी हो गया। अब ये देखो आर और आर ये कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस था और ये माइनस था, क्या होगा प्लस हो जाएगा। यहाँ से बी और यहाँ से सी, क्या हो गया सी बी। तो हमारा इक्वेशन आ गया क्या, ई टू माइनस टी अपॉन आर सी माइनस 1। ठीक है, अब क्या होगा, सी बी यहाँ पे है, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इसमें सी बी टू माइनस टी अपन आर सी हो गया एंड माइनस ऑफ सी बी। ये सी बी एंड सी बी तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया सी बी ई टू माइनस ऑफ टी अपन आर सी। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई टू माइनस ऑफ टी अपन आर सी। क्यू नॉट जहाँ पे क्या होगा, ये तो इनिशियल जो चार्ज हुआ होगा, जो मैक्सिमम चार्ज होगा वही होगा, और उसका वैल्यू सी बी है यहाँ पे। ठीक है, तो किसी टाइम टी पे किसी कैपेसिटर पे कितना चार्ज बचेगा वो हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी टाइम टी पे कैपेसिटर पे कितना चार्ज रहा होगा वो हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। अब इसका हम ग्राफ देखें तो क्या होगा, क्यू का ग्राफ, इससे पता चलता है एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल का पावर कितना है नेगेटिव है, तो क्या ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होगा। तो ये कुछ रहा होगा वैल्यू इनिशियली टी जीरो पे जो वैल्यू होगा क्यू नॉट, ये क्यू नॉट होगा, और उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज करना शुरू होगा, और ये जीरो कब होगा, लगभग इनफाइनाइट टाइम के बाद जीरो होगा। ठीक है, ये बहुत समय के बाद जीरो होगा। इसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग प्रोफाइल, चार्ज प्रोफाइल, चार्जिंग नहीं है, ये चार्ज प्रोफाइल है इन सीरीज आरसी सर्किट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो हमको ये पोटेंशियल निकालना होगा, जैसे कि ये चार्ज कैपेसिटर था, तो हमने करंट इसके क्रॉस निकालिए, कितना फ्लो हो रहा था करंट निकाल लिया, फिर किसी समय पे टाइम कितना होगा, चार्ज कितना होगा इस पे वो निकाल लिया, और किसी समय पे इसका निकालना होगा कि वोल्ट वीसी का वैल्यू कितना होगा किसी भी टाइम पे, किस टाइम टी पे वीसी का क्या वैल्यू होगा। तो वो निकालने के लिए क्या करना होगा, हमको पता है वीसी जो होगा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वो क्या होता है क्यू जो उस पर चार्ज है अपॉन सी, बस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बी इक्वल टू क्यू अपन सी, क्यू का जो वैल्यू आया मेरा क्या आया था सी बी ई टू माइनस ऑफ टी अपन आर सी, जो ये वाला वैल्यू है। ठीक है, वो रखा हुआ है सी बी ई टू माइनस ऑफ टी अपन आर सी। अब क्या सी से सी कैंसिल हो जाएगा, बी सी जो होगा बी सी इक्वल टू बी इंटू ई टू माइनस ऑफ टी अपन आर सी। तो ये मेरा वी का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, कैसे क्वेश्चन पे हम कौन से फॉर्मूला कब लगाएंगे वो पता चलेगा। जैसे यहाँ पे क्या था, दिया हुआ था कि टी इक्वल टू जीरो पे हम लोग कैपेसिटर जो है 100 वोल्ट तक चार्ज हो गया होगा, ये टी इक्वल टू जीरो पे वीसी का वैल्यू दिया हुआ है 100 वोल्ट। ठीक है, और फिर बोला कि आफ्टर टी इक्वल टू 20 सेकेंड वीसी क्या होगा, तो वीसी का तभी अभी तो आया एक एक्सप्रेशन, वीसी इक्वल टू वी टू माइनस टी अपॉन आर सी, रखते हैं वीसी का वैल्यू, वीसी इक्वल टू वी इंटू ई टू पावर माइनस ऑफ टी अपॉन आर सी। अब देखो वीसी हमको निकालना है, वी दिया हुआ है कि 100 वोल्ट पहले से 100 वोल्ट। ठीक है, अब टी भी दिया हुआ है, टाइम कितना हुआ 20 सेकेंड, एंड आर एंड सी, आर का वैल्यू यहाँ लिखा हुआ था क्वेश्चन में, आर की वैल्यू कितना था 2.86 मेगा, मेगा का मतलब क्या होता है 10 टू पावर 6 प्लस 6। ठीक है, और माइक्रो का क्या मतलब होता है, यहाँ पे 10 माइक्रो फैराड है, तो माइक्रो का मतलब होता है 10 टू पावर माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू डाल रहा हूँ, कैपेसिटर का वैल्यू था 10 टू पावर माइनस 6 और रेजिस्टेंस का वैल्यू था 2.86 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये माइनस 6 एंड प्लस 6, ये तो 1 हो जाएगा, तो क्या बचा 2.86 इंटू 10। ठीक है, अब क्या बचा, ऊपर तो 20 हो जाएगा और नीचे क्या होगा 28.6, ये आप डिवाइड करोगे तो आएगा 0.7, माइनस यहाँ पे था तो यहाँ भी है। अब ई टू माइनस 7 का जो वैल्यू होता है लगभग 1.1/2 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से आ गया मेरा Vc इक्वल टू 50 वोल्ट। तो आपको पता चलेगा कि 20 सेकंड के बाद अब जो कैपेसिटर होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा 50 वोल्ट होगा, जबकि पहले से कितना था 100 वोल्ट था। ठीक है, फिर से
आज का चैलेंज है कि एक 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है जो कि इनिशियली चार्ज किया हुआ है 500 माइक्रोकूलम तक। देखो यहाँ पे क्या चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, और ये वाला क्वेश्चन में वोल्टेज का वैल्यू दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है। तो चार्ज का वैल्यू तो चाहो तो आप V का वैल्यू भी निकाल सकते हो, V इक्वल टू Q अपन C करके। ठीक है, यहाँ पे आप वो भी निकाल सकते हो Q अपन C करके। और उसके बाद दिया हुआ है कि एट T इक्वल टू 0, T इक्वल टू 0 पे ये स्विच को क्लोज किया जा रहा है, जो यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है। स्विच को क्लोज किया कब? T इक्वल टू 0 पे, T इक्वल टू 0 पे ये क्लोज हुआ। तो डिटरमाइन करना है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टर एट T इक्वल टू टाउ। टाउ क्या है? टाइम कांस्टेंट। तो एक टाइम कांस्टेंट पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा रेसिस्टर के अक्रॉस, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हमको बताना है। ठीक है, और ये चैलेंज को जो भी करेगा ये क्वेश्चन को, फिर से मैं अगले लेक्चर में उसका नाम बताऊंगा। ठीक है, और वो एक विनर भी होगा। जो पहला 3 होगा, जिसका आंसर सही होगा, कमेंट में मुझे बताएगा और मैं उसका नाम अनाउंस करूंगा। ठीक है, मैं इसको हिंट के तौर पर बता देता हूँ कि आप ज्यादा कंफ्यूज मत होना। ये सीरीज में है, ये पैरेलल में है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये 3 कैपेसिटर है। आप क्या कर लो, सबका इसका इक्विवेलेंट ले लो। ठीक है, सबका इक्विवेलेंट लेकर आराम से सॉल्व करो और देखो कि वोल्टेज एक ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टर क्या होता है, V इक्वल टू VR जो होता है I इंटू R होता है। तो आपको पता चल रहा होगा कि क्या करना है। ठीक है, VR लिखा हुआ है जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टर, ये निकालना था। तो I इंटू R होता है, मतलब आपको I निकालना है इसमें और R से मल्टीप्लाई करना है। अब कैसे करोगे आप सोचो, फिर मैं अगले लेक्चर में इसका हिंट जरूर दूंगा। पिछले वाले लेक्चर का जो विनर था, जो चैलेंज था, उसका विनर था कुमार, समवन इज कुमार, जो अपना नाम पूरा नहीं बताया है। ठीक है, कमेंट में था। ठीक है, लेकिन उसने नाम नहीं बताया। उसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। और सागर जो कि अप्रोक्सीमेटली करेक्ट आंसर पहुंच रहा था, लेकिन शायद कहीं मिस्टेक हुआ है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है, इसलिए वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आया है। मैं उनको बोलूंगा कि आप फिर से चेक कर लीजिए। मैं बता देता हूँ आपको करना क्या था। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ कि करना क्या था, फिर से आप ट्राई करोगे जरूर। ये क्वेश्चन था जिसमें 10 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ था और एक 50 ओम का रेसिस्टर था, एक 70 ओम का रेसिस्टर था और एक 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर था। ठीक है, अब हमको बताया, पूछ रहा था कि करंट आई का जो वैल्यू होगा 500 मिली एम्पियर। तो टाइम बताओ, 500 मिली एम्पियर मतलब 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप केसीएल लगाओगे तो क्या होगा, ये इन कर रहा है और दोनों ये आउट हो रहे हैं। तो इनवर्ट करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ठीक है, तो यहाँ से मेरा केसीएल लगाऊंगा तो आई जो होगा I1 प्लस I2 के इक्वल होगा 10